नमस्कार, मैं हूं शालिनी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं स्टेट बुलेटिन। छत्तीसगढ़ विधानसभा के सत्र की अधिसूचना जारी कर दी गई है। मॉनसून सत्र जुलाई में प्रस्तावित किया गया है। इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय जनता पार्टी के विधायक और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि मॉनसून सत्र कम से कम 10 दिन का हो, जिससे क्षेत्र के विधायक सभी बातें सदन में रख सके। उन्होंने इसे लेकर विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत से अपील की। नारायण चंदेल ने कहा कि आज छत्तीसगढ़ में बहुत से ज्वलंत मुद्दे हैं, जिन पर इन 4.5 वर्षों में किसी प्रकार की चर्चा नहीं की जा सकी है, तो कम से कम इस आखिरी सत्र है जिसमें इस पर पूरी चर्चा हो सके। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार इसका जवाब दे कि समस्याओं का निराकरण क्यों नहीं किया गया है। सभी जानते हैं कि 4.5 वर्षों में विधानसभा की गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने का काम सरकार ने नहीं किया है। निर्धारित समय से पहले ही सत्र का अवसान कर दिया जाता है, जिससे जनता से जुड़े हुए समस्याओं को विधायक प्रस्तुत नहीं कर पाए। हमारी जवाबदारी प्रदेश की जनता के साथ है, उनकी आवाज को सदन में उठाने का काम में किया जाता है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का जुलाई में मानसून सत्र प्रस्तावित है। हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी से भी मांग है, प्रदेश की सरकार से भी आग्रह है कि मानसून सत्र विधानसभा का कम से कम 10 दिनों का आहूत किया जाए। इसलिए 10 दिनों का होना चाहिए कि सारे माननीय विधायकगण अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को और प्रदेश में आज जितनी ज्वलंत समस्याएं हैं, जितनी ज्वलंत मुद्दे हैं, उन सारे मुद्दों को विधानसभा में रखना चाहते हैं। पिछले जितने भी सत्र इस अवधि में हुए हैं, इस भूपेश सरकार के कार्यकाल में हुए हैं, दुर्भाग्य यह है कि किसी भी सत्र अपने निर्धारित समय सीमा में नहीं चल पाए। मोदी सरकार के 9 साल पूर्ण होने पर भाजपा देश भर में महाजन संपर्क अभियान के तहत लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन कर पार्टी के पक्ष में वातावरण बनाने का काम कर रही है। इसी कड़ी में धमतरी जिले के कुरूद विधानसभा में लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन पुरानी कृषि उपज मंडी में किया गया था, जिससे सांसद चुन्नीलाल साहू, कुरूद विधायक एवं पूर्व मंत्री अजय चंद्रकर मौजूद रहे। वहीं इस कार्यक्रम में केंद्र सरकार के योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों को सम्मान भी किया गया। वहीं कार्यक्रम के दौरान भाजपा नेताओं ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार से लोगों का विश्वास उठ चुका है। प्रदेश में माफिया राज सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर जमकर हमला भी बोला और आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा भारी बहुमत से जीत हासिल कर छत्तीसगढ़ में सरकार बनाएगी। इस दौरान पूर्व मंत्री अजय चंद्रकर ने कहा कि भूपेश सरकार सिर्फ गरीबों को चूसने का काम कर रही है, गरीबों के संसाधनों को लूटने का काम किया है। जनता तक सिर्फ केंद्र सरकार की योजना पहुंच रही है। वहीं कांग्रेस नेताओं के भाजपा में शामिल होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस की कार्यकर्ता झूठ से, ठगी से परेशान है। बिलासपुर में भाजपा का संभागीय सम्मेलन हुआ। बता दें कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीने बाकी हैं। चुनाव को लेकर भाजपा समेत तमाम राजनीतिक दलों में हलचल तेज हो गई है। भाजपा अब बस्तर के बाद बिलासपुर संभाग में फोकस करती दिखाई पड़ रही है। बीते विधानसभा चुनाव में भाजपा को सर्वाधिक सीटें बिलासपुर संभाग से ही मिली थी। इस आंकड़े को और बढ़ाने की कोशिश में भाजपा लग चुकी है। इसी कड़ी में आज भाजपा का संभागीय मोर्चा सम्मेलन बिलासपुर में पूरा हुआ। इस सम्मेलन में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल समेत भाजपा के तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे। इस सम्मेलन में संभाग के सभी मोर्चा कार्यकर्ताओं को आगामी महासंपर्क अभियान को लेकर जान उन्होंने फूंक दी। छत्तीसगढ़ में मनेन्द्रगढ़ के विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल ने बीजेपी नेता श्याम बिहारी जायसवाल पर गलत तरीके से सैकड़ों एकड़ जमीन का वन अधिकार पट्टा हासिल करने का आरोप लगाया है।
विनय जायसवाल ने कहा कि श्याम बिहारी जायसवाल ने पत्नी और मां के नाम से फर्जी दस्तावेजों के जरिए 10 एकड़ से ज्यादा वन भूमि का वन अधिकार पट्टा के लिए आवेदन कर जमीन प्राप्त की है। ये दो अलग अलग प्रकरण में हुआ। पहले प्रकरण में पत्नी के प्रकरण में राशन कार्ड लगाया गया, लेकिन मां के प्रकरण में पहचान के लिए राशन कार्ड नहीं लगाया गया है, क्योंकि वन अधिकारी पट्टा के अधिनियम के अनुसार व्यक्तिगत पट्टा परिवार के लिए जारी किया जाता है। एक ही परिवार के 2 सदस्यों का पट्टा नहीं बन सकता। अपना नाम छुपाने के लिए मां और पत्नी के नाम से वन अधिकारी पट्टे का बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया है। छत्तीसगढ़ पटवारी संघ की 15 दिनों से चल रही हड़ताल कल रात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात के बाद खत्म कर दी गई। रायपुर में पटवारी संघ के अध्यक्ष ने कहा कि हमारी कुछ मांगों पर सरकार के द्वारा आश्वासन मिला है कि उसका निराकरण तत्काल किया जाएगा। वहीं हम लोगों ने भी जनहित और छात्र छात्राओं की समस्याओं को देखते हुए अपनी हड़ताल वापस ले ली है। पटवारी संघ ने कहा कि हम ये नहीं चाहते कि जनता को किसी भी प्रकार की तकलीफ हो। सरकार ने हमारे ऊपर एस्मा जरूर लगाया, लेकिन हमारी मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई है। उन्होंने आश्वस्त किया कि जो भी हमारी मांगे हैं उसका निराकरण विचार विमर्श के बाद कर दिया जाएगा। जांजगीर की सिटी कोतवाली पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप युवक को गिरफ्तार किया है। उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। स्कूल में आरोपी की दोस्ती लड़की से हुई थी और इसके बाद से लगातार उसने शादी का झांसा देकर घटना को अंजाम दे रहा था। दरअसल 2016 में आरोपी गोविंद धिवर पीड़ित से स्कूल में मिला और शादी का झांसा देकर लगातार दुष्कर्म करता रहा। शादी की बात कहने पर आरोपी ने अक्टूबर 2020 को पीड़िता की मांग में सिंदूर भर दिया और भरोसा दिलाया कि वह उससे शादी करेगा। इसके बाद वह नौकरी के लिए बाहर चला गया और जब भी घर वो आता था तब उससे शारीरिक संबंध बनाता था। इससे त्रस्त होकर पीड़िता ने थाना में रिपोर्ट लिखाई और रिपोर्ट के बाद मामले में पुलिस ने आरोपी गोविंद धिवर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जिला एमसीबी में 1 क्विंटल से अधिक गांजा जब्त किया गया है। मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि स्कॉर्पियो से गांजा तस्करी की जा रही है, जिसकी सूचना थाना प्रभारी विजय सिंह ने उच्च अधिकारियों को देने के साथ ही कई टीम बनाकर घेराबंदी करते हुए पकड़ने में कामयाबी भी हासिल की। इस घेराबंदी में गाड़ी के ड्राइवर ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसे पुलिस ने दौड़कर पकड़ लिया। पकड़े गए वाहन से 110 पैकेट गांजा जब्त किया गया, जिसकी कुल कीमत 11 से 12 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। मध्य प्रदेश के सतवास उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी अरविंद लाला पटेल की जीत पर कांग्रेसियों ने जीत का जश्न मनाया। सतवास के वार्ड क्रमांक 5 के पार्षद उपचुनाव के नतीजे घोषित हुए, जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी अरविंद लाला पटेल 103 वोटों से विजय हुए। इन्हें कुल 492 वोट प्राप्त हुए हैं। पूर्व मंत्री दीपक जोशी के कांग्रेस पार्टी में सम्मिलित होने के बाद बागली विधानसभा में ये पहला उपचुनाव था जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी ने जीत हासिल की है। वहीं दूसरी ओर लोग अब विधानसभा चुनाव के लिए भी अनेकों प्रकार के कयास लगा रहे हैं। देखने वाली बात यह होगी कि विधानसभा चुनाव में बागली क्षेत्र में दीपक जोशी का जादू किस तरह चल पाता है। जीतनाराम मांझी के महागठबंधन से अलग होने को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि वह भाजपा से मिले हुए थे। अगर साथ रहते तो विपक्षी दलों की होने जा रही बैठक की बातें भाजपा तक पहुंचा देते। मांझी के भाजपा के करीब जाने की जानकारी थी। नीतीश कुमार ने कहा कि उन्होंने खुद मांझी के सामने पार्टी का जेडीयू में विजय दिलाने या अलग होने की पेशकश की थी। मांझी ने अलग होने का फैसला किया। बता दें कि हाल ही में जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने सीएम नीतीश के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। इसके
साथ ही बिहार की सियासत में घमासान मच गया था। संतोष सुमन के विधान परिषद की सदस्यता 6 मई 2024 तक है। ऐसे में नीतीश कुमार से बगावत करने के बाद भी संतोष सुमन 11 महीने तक विधान पार्षद बने रहेंगे। बता दें कि सुमन विधानसभा कोर्ट से विधान परिषद के सदस्य हैं। इस हिसाब से सुमन की सदस्यता पर भी कोई खतरा नहीं है। तब फिर हम तो उसी तरह रत्नेश सदा को बनाए। अब रत्नेश सदा को आप लोग जानते ना जी, कब से हम रत्नेश सदा को हम जान रहे हैं। मीटिंग बुलाया, कहाँ गए, कब से हम जानते हैं। तीसरा टाइम तो हमको लगा कि वह तो ठीक ही है, तो इसी को हम बुला लिए। उसी दिन जब हो गया कि अब वो छोड़ देंगे तो हमने इसको बुला लिया। तो उसी दिन हमने कह दिया और सब लोगों से बातचीत कर ली और सबसे बात करके इनको कर दिया और फिर तुरंत गवर्नर साहब से बात किया, उनके इस्तीफा का भिजवा दिया। वो स्वीकार किए, बाहर थे लेकिन फिर भी स्वीकार किए और तुरंत हम जो नया मंत्री बना उनका भी उसी दिन 13 को ही भेज दिए, तो उनका आ गया और वो तब भी बाहर थे तो आज के बारे में हो गया और वही आज हुआ है। अरे आपको देखिए, आप समझ लीजिए, तो केंद्र सरकार को अधिकार न है जी, चुनाव तो पहले करा ही सकता है। जिसको बहुमत है वो चाहे तो पहले भी चुनाव करा सकता है। तो हम लोग थे श्रद्धेय अटल जी के साथ, तो उन्हीं का पटिया लोग 3-4 महीना पहले चुनाव करा दिया था। हालांकि अटल जी नहीं चाहते थे लेकिन फिर भी कर लिया था, हो गया, वो अलग बात है। तो ये तो कभी भी कोई कर सकता है। अगर मान लीजिए अपोजिशन की यूनिटी के लिए शुरुआत किया गया है तो हो सकता है उन लोगों को लगे कि लग मिल करके आगे बहुत मूवमेंट करेगा तो ज्यादा नुकसान होगा, तब पहले भी कर सकता है। वहीं बिहार में इससे पहले राजभवन के दरबार हॉल में शुक्रवार को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने जेडीयू विधायक रत्नेश सदा को मंत्री पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। दलित समाज से आने वाले रत्नेश सदा सहरसा जिले के सोनबरसा से जेडीयू विधायक हैं। खबर मोतिहारी से है, जहां सुगोल नगर के उत्सव कुंज में भाजपा ने विधानसभा स्तरीय संयुक्त मोर्चा सम्मेलन का आयोजन किया। भाजपा अति पिछड़ा मोर्चा के जिला अध्यक्ष विकास शर्मा ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सह क्षेत्रीय सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने लोगों को संबोधित किया। लोगों को संबोधित करते हुए संजय जायसवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल को बेमिसाल बताया। इसके साथ ही सीएम नीतीश कुमार पर जमकर निशाना भी साधा। वहीं लालू यादव के राज की याद दिलाते हुए कहा कि उस समय को याद करने की जरूरत है जिस समय लालू के गुंडा राज के चलते नीतीश कुमार सीएम बने, वह भी उन लोगों की गोद में बैठ गए। आने वाले दिनों में नीतीश जी को एक भी सीट नहीं मिलेगी। लेकिन यदि राष्ट्र का कोई विरोधी है तो फिर हम उसके विरोधी हैं, चाहे फिर आजम खां हो, चाहे आपके बिहार का रहने वाला सरमुत्तम हो, ठीक है ना। हम ऐसे लोगों के विरोधी हैं। बात और पूछना चाहती हूँ, अन्याय करने वाला अपराधी होता है कि अन्याय को चुपचाप सहन करने वाला? तो बिहार में क्या हो रहा है? जिसने चुना, कम सीटें होने के बाद भी नीतीश को हमने मुख्यमंत्री बनाया कि नहीं बनाया? जिस लालू के गुंडा राज को कह करके नीतीश कुमार अलग हुए थे और उस गुंडागर्दी करने वालों की गोद में बैठ गए कि नहीं बैठ गए? खबर मोतिहारी से है, जहां चकिया पुलिस ने अवैध नशा कारोबार को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने कार्रवाई में करीब 50 लाख की अवैध शराब बरामद की है। बताया जा रहा है कि शराब हरियाणा से मोतिहारी शराब की खेप पहुंचाने की सूचना मिली थी, जिसको लेकर पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की। कार्रवाई में चकिया थाना के दामोदरपुर में छापेमारी कर ट्रक और बोलेरो को जब्त किया गया। ट्रक से शराब की खेप बोलेरो में उतारी जा रही थी। इसी दौरान चकिया पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ट्रक और बोलेरो को जब्त कर लिया। ट्रक में मिट्टी के बर्तन के पीछे शराब की खेप रखी हुई थी। दिनांक 15/6/23 को
मद्य निषेध इकाई बिहार पुलिस पटना के द्वारा दिए गए सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक महोदय मोतिहारी के निर्देशानुसार सूचना का सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई के दौरान रात्रि करीब 2 बजे चकिया थाना की पुलिस द्वारा तत्परता दिखाते हुए चकिया थाना क्षेत्र के मानसी छपरा जाने वाली सड़क के किनारे स्थित आम के बगीचा में भारी मात्रा में शराब एक ट्रक एवं बोलेरो के साथ बरामद किया गया। शराब की बड़ी खेप बरामद की गई। इतनी भारी मात्रा में शराब को हरियाणा से मुजफ्फरपुर जिला के कारोबारियों की मदद से स्थानीय शराब कारोबारियों के लिए मंगाए जाने की बात प्रकाश में आई है। बिहार के कटिहार के सहायक थाना क्षेत्र के अंतर्गत पावर हाउस रोड स्थित डिलीवरी लिमिटेड कार्यालय में हथियार का भय दिखाकर मैनेजर से करीब 3 लाख रुपए लूटने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड खुद मैनेजर ही था और कंपनी के बकाया राशि को चुकाने के लिए साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया। जब पुलिस ने मामले में कार्रवाई की तो खुलासा हुआ। वहीं इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस ने घटना में संलिप्त अपराधियों के साथ साथ घटना में प्रयोग होने वाले हथियार, मोटरसाइकिल आदि को भी बरामद किया है। 11 जून को सहायक थाना के अंतर्गत डिलीवरी लिमिटेड एक कंपनी है, उसके कार्यालय में लूट की घटना जो है रिपोर्ट हुई थी। इसमें चूंकि ये शहर का ही केस था तो इसको हम लोगों ने काफ़ी चैलेंज के रूप में लिया था और एसआईटी का गठन भी हुआ था। इसमें एसडीपीओ, एसएचओ जो भी हैं, टाउन के भी हैं, सब लोग लगे हुए थे और शुरू से ही जैसा कि कुछ रिपोर्टिंग में भी मैंने देखा था, आप लोग के द्वारा भी किया गया था, शुरू से ही केस जो है थोड़ा सस्पिशियस लग रहा था। ये जो मैनेजर हैं, जो वादी हैं, जिनका नाम मिथुन कुमार शाह है, इनके द्वारा ही पूरी घटना की साजिश रची गई। इनका कहना है कि ये आर्थिक तंगी में थे। इनका 54,000 रुपये का कुछ ड्यू था और कंपनी का इनका जो सुपरवाइजर था, इनका जो सीनियर था, वो यहाँ के मैनेजर हैं। इनके ऊपर जो हब बोलते हैं, ये लोग पूर्णिया में बैठते हैं, उनके द्वारा बोला गया था कि अगर आप ये ड्यू को पूरा नहीं करते तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। झारखंड में बढ़ रहे बेतहाशा अपराध ने आम जनता के साथ सरकार की भी चिंता बढ़ा दी है। हेमंत सरकार इन दिनों पूरे एक्शन मोड में नजर आ रही है। झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मंत्री मिथिलेश ठाकुर, झारखंड डीजीपी अजय सिंह, रांची जोन के आईजी पंकज कंपोज के साथ झारखंड के 24 जिलों के डीसी और एसपी मौजूद रहे। इस बैठक में मुख्य रूप से कानून व्यवस्था के हर पहलू पर चर्चा की गई। झारखंड पुलिस को नई तकनीक से लैस करने का प्रस्ताव पेश करने के लिए कहा गया है। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पूरे एक्शन में नजर आए और हर बिंदुओं को बारीकी से समझने बैठे। सभी अधिकारियों से विस्तृत चर्चा भी की। बैठक के दौरान सीएम ने विभिन्न थानों में दर्ज अपराधों की सजा की दर कम होने पर चिंता जाहिर की। उन्होंने सभी डीसी और एसपी को ये सुनिश्चित करने को कहा कि 4 से 5 वर्ष पुराना एक भी केस जांच के लिए लंबित ना रहे। इसके साथ ही अवैध शराब और मादक पदार्थ की तस्करी रोकने के लिए पड़ोसी राज्यों से सटे जिलों और जीटी रोड पर विशेष सतर्कता अभियान चलाने का निर्देश दिया गया। वहीं अपराधियों पर नकेल कसने के लिए लंबित वारंट, कुर्की जब्ती और सीसीए से जुड़े मामलों के निष्पादन के लिए विशेष ड्राइव चलाए जाएंगे। संगठित आपराधिक गिरोहों के सक्रिय अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। आज माननीय मुख्यमंत्री ने मैराथन बैठक की है सभी जिले के उपायुक्त के साथ साथ वहाँ के पुलिस अधीक्षक और सभी जो वरीय पुलिस पदाधिकारी हैं, पुलिस महानिदेशक से लेकर सभी अधिकारियों के साथ, और कड़े निर्देश दिए गए कि किसी तरह का कोई किसी भी आपराधिक गतिविधियों पर किसी तरह की कोई कोताही न बरते। और जो एक तरह से लोग आज कुछ ऐसे तत्व हैं जो सामाजिक सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं, सांप्रदायिक सौहार्द
को बिगाड़ना चाहते हैं, वैसे तत्वों पर कड़ी नज़र रखी जाए। बोकारो के लोगों को बोकारो हवाई अड्डे से हवाई सफर की सौगात वर्ष 2023 में मिलने वाली है। इसको लेकर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की हाई लेवल टीम ने बोकारो हवाई अड्डे का निरीक्षण किया। बोकारो हवाई अड्डे से रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत भारत सरकार उड़ान सेवा शुरू करने वाली है। एयरपोर्ट का काम पूरा हो चुका है। लाइसेंस लेने में आ रही त्रुटियों को दूर करने के लिए ईस्टर्न जोन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मनोज गंगल अपनी टीम के साथ बोकारो हवाई अड्डे पहुंचे। उनके साथ ईस्टर्न जोन के ऑपरेशनल हेड धनंजय तिवारी भी शामिल रहे। बोकारो हवाई अड्डे पहुंचने पर भाजपा के बोकारो विधायक बिरंची नारायण ने रीजनल डायरेक्टर को फूलों का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। वहीं रनवे सहित अन्य जगह का निरीक्षण किया। मीडिया से बात करते हुए उनके रीजनल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मनोज ने कहा कि बोकारो हवाई अड्डे से उड़ान सेवा वर्ष 2023 में शुरू होगी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और यूपी सरकार में मंत्री रहे सिद्धार्थ नाथ सिंह मोदी सरकार के 9 साल के पूरे होने पर झारखंड की राजधानी रांची में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे। सिद्धार्थ नाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 वर्षों के कार्यकाल को साहसी और हिम्मत वाली सरकार की संज्ञा देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल के दौरान स्पीड और स्केल पर काम किया। इसका मतलब है कि उनके काम में तेजी देखी जाती है, इसके साथ व्यापकता भी होती है। सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना, स्वच्छ भारत योजना, हर घर नल जल योजना समेत तमाम योजनाओं में व्यापकता देखने को मिलती है। उन्होंने कहा कि देश भर में एयरपोर्ट, नेशनल हाईवे, एम्स, मेडिकल सीट की संख्या में काफी अधिक वृद्धि देखने को मिली है। वहीं डिजिटल इंडिया की ही देन है कि आज भ्रष्टाचार पूरी तरह से खत्म हो गया है। ऑनलाइन सिस्टम होने की वजह से केंद्र संचालित योजनाओं का पूरा लाभ गरीबों तक बगैर किसी कटौती के पहुंच रहा है। झारखंड सरकार पर सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा हमला बोलते हुए कहा कि यहां की सरकार पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल की सरकार की तर्ज पर तुष्टीकरण की नीति अपना रही है, जिसका सबसे अधिक खामियाजा यहां की आदिवासी लड़कियों और महिलाओं को उठाना पड़ रहा है। मैं देखता हूं कि वहां पे जो एक कठिनाई पहले होती थी कि लोग यूज नहीं करते थे, अब सब लोग उसका लाभ देखते हुए उसको यूज कर रहे हैं और उसके लिए थोड़ा हम लोग को प्रचार प्रसार भी करना पड़ा। और मैं इसको उदाहरण से समझाता हूँ। पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर से 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं कि आप लोगों ने सुना होगा जापानीज एन्सेफेलाइटिस से वो पीड़ित रहते थे, बच्चों की मौत होती। मैं स्वास्थ्य मंत्री था और वहां पर हम लोगों ने जो दुर्भाग्यपूर्ण, मैं कह रहा हूं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, मैं तो हालत देख के आया हूं, इसलिए विवरण करने में थोड़ा सा भावुक भी हो जाता हूं। 2025 40 साल से आज उसकी स्थिति ये है कि 5-10 का भी आंकड़ा नहीं होता, कोशिश है वो भी ना। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।